हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। आज से हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और इसमें भी हम समास पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, जिस प्रकार से आपने संधि पढ़ी है, और संधि क्या होते हैं, दो वर्णों के मेल को आप संधि कहते हैं। ऐसे ही समास होता है दो शब्दों के मेल को। यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द बनने की जो विधि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है। अब समासिक शब्दों में दो पद होते हैं। पद क्या होते हैं, शब्दों को ही जब आप वाक्यों में लिखते हैं ना, उसे पद कहा जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, दो पद होते हैं। और देखिए, इसमें पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो देखिए, समास की परिभाषा लिख लेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द बनने की जो विधि होती है, उसे कहा जाता है समास। ठीक है। सामासिक शब्दों में दो पद होते हैं। पहले पद को आप पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद। और समास प्रक्रिया से बने पूर्ण पद को हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, रात भर में रात पूर्व पद है और भर जो है उत्तर पद है। ठीक है। तो उदाहरण के लिए रात भर, ये क्या है, दो शब्दों के मेल से बना हुआ एक शब्द है, रात भर। अब रात भर में दो शब्द हैं, कौन कौन से, रात और भर। रात भर, रात भर, रात भर। ठीक है। इसमें दो शब्द हैं, तो ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है, रात और भर। हमने क्या कहा, दो पद से मिलकर बना होता है समास। इसमें प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, इसको पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। और इस पूरे शब्द को हम क्या कहेंगे, समस्त पद। ठीक है। तो समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने जो नया शब्द बनता है, उसी को हम समास कहेंगे। और यहाँ पर समास के दो पद होंगे, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाएगा। और जो पूरा पद होगा, जो समास होगा, यानी कि दो शब्दों के मेल से जो बना होगा, उसको हम समस्त पद कहेंगे। ठीक है। तो रात भर आपका क्या है, समस्त पद है। ये आपका क्या हो जाएगा, समस्त पद। ये आपका पूर्व पद और ये आपका उत्तर पद। आई बात समझ में। तो ये चीजें हैं समास में। तो इसकी परिभाषा को लिख लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ये दो चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे कि समास में एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। ठीक है। पहले पद को पूर्व पद कहा जाएगा और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाएगा। समास प्रक्रिया से जो बने पूर्ण शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। तीन चीजें यहाँ पर आपको नोट डाउन करनी है। उदाहरण के लिए रात भर लिखा है, रात और भर दो शब्दों से मिलकर ये बना है। तो रात आपका पूर्व पद है और ऐसे ही भर आपका उत्तर पद है। दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पर, नील गगन। नील गगन एक समस्त पद है, यानी कि एक समास वाला पद है। अब इसमें उत्तर पद और पूर्व पद आप ढूंढेंगे, तो आपका पूर्व पद आपका नील हो गया है। तो नील आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नील आपका पूर्व पद। इसी प्रकार से गगन आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पद। गगन उत्तर पद। ठीक है। अब आपने इससे पहले संधि पढ़ी है, तो संधि वहां पर हम क्या बोलते थे, संधि और समास में क्या अंतर है, समास और संधि में क्या अंतर है। तो संधि आपके दो वर्णों के मेल को कहा जाता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उस समय हम क्या कहते हैं, ये संधि है। लेकिन जो समास है वो दो शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद समास के कुछ भेद हैं, तो देखिए, समास के 6 भेद हैं। ठीक है। पहला भेद है अव्ययी भाव समास।
पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधाराई समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो 6 इसके भेद हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधाराएं, द्विगु और द्वंद्व एंड लास्ट में है बहुव्रीहि समास। तो पहला जो अव्ययी भाव समास है वो क्या होता है, जिस समास में पहला पद अव्यय हो। अव्ययी भाव नाम से देखिए, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है और इस समास में दोनों पदों को मिलाकर जो नवीन शब्द बनता है वह भी अव्यय होता है। जिस प्रकार से पहला पद अव्यय है, यदि हम दोनों पदों को मिलाएंगे तो उसको नवीन जो शब्द होगा वो भी आपका अव्यय होता है। और जो समस्त पद है क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, जो समस्त पद होगा वो आपका क्रिया विशेषण होगा। एक ही शब्द की आवृत्ति के कारण जो समस्त पद बनता है वह भी अव्यय होता है। तो यहाँ पर समास के हमने 6 भेद हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधाराई समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में क्या कहा गया है, जिस समास में पहला जो पद होगा वो अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव कहा जाता है। पहला पद प्रधान होता है और इस समास के जो दोनों पदों को मिलाकर जो नवीन शब्द बनता है वो भी अव्यय होगा। और समस्त पद क्रिया विशेषण होता है और यदि एक ही शब्द की आवृत्ति हो तो उससे जो के कारण जो समस्त शब्द बनता है तब वह अव्यय होता है। ठीक है, अब आगे इसके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर हम देखेंगे अव्ययी भाव समास के। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि जिसका पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। ठीक है, जिसका पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है, इसके बाद इस समास में दोनों पदों को मिलाकर जो नवीन शब्द बनता है उसे भी हम अव्ययी कहते हैं। और समस्त जो पद होता है वो या तो क्रिया विशेषण होता है या फिर एक ही शब्द की आवृत्ति के कारण, यदि वो एक ही शब्द की आवृत्ति के कारण क्या हो रहा है समस्त पद बनता है तो तब वो अव्यय होता है, अन्यथा वो आपका क्रिया विशेषण रहता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं इसके अव्ययी भाव समास के। यथाशक्ति, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। तो इन दो शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से कोई शब्द जब बनता है नया शब्द उसे हम समास कहते हैं। दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। तो इन दोनों शब्दों के मेल से यहाँ पर बना है यथाशक्ति। तो पहला पद प्रधान है शक्ति के अनुसार, तो पहला पद प्रधान है। जिस समास में पहला पद अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं, इसका पहला पद प्रधान होता है ना। देखिए शक्ति के अनुसार, तो पहला पद क्या है आपका प्रधान है। आजन्म, इसका अर्थ क्या होता है, जन्म से लेकर। तो जन्म से लेकर या जन्म से, तो जन्म से लेकर ये जन्म आपका प्रथम पद है। तो आजन्म इसका मतलब क्या हो गया है, जन्म से लेकर। ठीक है, तो प्रथम पद यहाँ पर क्या हो गया है आपका क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, अव्ययी होगा। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इसका अर्थ क्या है, प्रत्येक दिन। तो प्रथम दिन, आ और जन्म, तो प्रथम पद अव्ययी है और दूसरा पद आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका समस्त पद होगा। आमरण, आ और मरण, मरण तक। बखूबी, ब और खूबी, तो खूबी के साथ। आजीवन, आ अलग कर देंगे और जीवन, जीवन है ये, सॉरी इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, आजीवन हो जाएगा, तो जीवन भर। रातों रात, तो रातों रात, रात ही रात में। दिनों दिन, दिन ही दिन में। घड़ी घड़ी यानी कि हर घड़ी। ठीक है,
तो ये सभी शब्द आपके अव्ययी भाव समास में हैं। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, साथ ही साथ इसके उदाहरण भी आप नोट डाउन कर लेंगे। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का में पहला पद अव्ययी हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ से आप क्या समझे इन सारे उदाहरणों से कि जो अव्ययी भाव समास है इसमें आपका प्रथम पद प्रधान होता है। जो प्रथम पद है वो आपका प्रधान होगा। प्रथम पद प्रधान है प्रथम पद प्रधान। अब यहाँ पर जैसे आपने यथा शक्ति ठीक है, यथा शक्ति, तो शक्ति आपका द्वितीय पद है। ठीक है, इस शक्ति का यहाँ पर कोई अर्थ शक्ति ही है, लेकिन जो ये यथा है ये जो है इसका अर्थ ये है। ठीक है ना, तो यथा शक्ति का अर्थ क्या हो गया है? शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार जन्म आजन्म, तो जन्म से लेकर यहाँ प्रथम पद ही प्रधान है। तो प्रथम पद आपका प्रधान होता है किसमें? अव्ययी भाव समास में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो द्वितीय पद है वो दिन, तो प्रत्येक दिन, प्रति का मतलब प्रत्येक है, तो प्रत्येक दिन। मरण तक, आमरण। ठीक है, बखूबी, तो खूबी तो आपका है ही, ये आपका द्वितीय उत्तर पद है, लेकिन व का मतलब यहाँ के साथ से है, जब उसके साथ लगा तो के साथ। आजीवन, तो जीवन भर। रातों रात, रात भी रात में, तो रातों रात, तो ये द्वितीय पद है, ये रातों इसके साथ जुड़कर इस प्रकार से अर्थ निकाल रहा है। तो यहाँ प्रधानता किसकी है? प्रथम पद की। प्रथम पद के अनुसार ही इसका क्या निकला है? अर्थ निकला है। किस प्रकार से? जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति का तो हमने कोई अर्थ नहीं निकाला, शक्ति तो एज इट इज ऐसे ही रहा, लेकिन हमने क्या कहा? यथा, यानी कि इसके साथ, इस शक्ति के साथ जब हमने पहले क्या लगा दिया? यथा लगाया, तो इसका अर्थ क्या हो गया है? शक्ति के अनुसार। तो यथा शक्ति, इन दो शब्दों, इन तीन शब्दों के मेल से यथाशक्ति बना है। तो यहाँ प्रधानता किसकी आई? यथा की। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है? पूर्व पद। यहाँ पर क्या होता है? पूर्व पद की प्रधानता होती है। आजन्म, तो जन्म का अर्थ कोई नहीं निकला, जन्म तो जन्म ही है, लेकिन आ का मतलब से लेकर, तो इसके साथ जब हमने आ जोड़ा तो जन्म से लेकर। इसी प्रकार से प्रतिदिन, इस प्रति का मतलब प्रत्येक हो गया है, दिन तो दिन ही रहा। ठीक है, ऐसे ही आमरण, इस मौ आ का अर्थ है ये प्रधान है, और मरण तो ऐसे ही रहा। बखूबी, खूबी आपका उत्तर पद है, तो खूबी ऐसे ही है के साथ, ब का मतलब है के साथ, तो प्रधानता किसकी आई? प्रथम पद की। आजीवन, तो जीवन ही रहा, जीवन का कोई अर्थ अलग से नहीं आया, और इसका अर्थ क्या आया? आ का भर। तो रातों का मतलब रात ही है, ऐसे ही रातों का मतलब रात ही रात में, दिनों इसी प्रकार से, घड़ी घड़ी हर घड़ी। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? साथ ही साथ हमने क्या कहा था कि जो समस्त पद है वो क्रिया विशेषण होता है ना? क्या होता है? क्रिया विशेषण। लेकिन एक ही शब्द की जब हम आवृत्ति करते हैं वो जो है समस्त पद बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय होता है। तो बाकी शब्द तो आपके जैसे दिनों दिन रातों रात हो गया, ये सभी शब्द आपके किस में आते हैं? अव्यय में आते हैं, और बाकी जो शब्द होंगे वो आपके विशेषण में आ जाएंगे। दो प्रकार के बताए थे कि समस्त शब्द कैसे बनते हैं। पहले तो समस्त शब्द क्रिया विशेषण होता है, लेकिन किसी शब्द में जब शब्द की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब वो क्या हो रहा है? रिपीट होता है, तो फिर क्या होता है? वो समस्त शब्द बनता है, और वो भी अव्यय होता है। तो यहाँ पर आपका जो घड़ी घड़ी है ये अव्यय है। यथाशक्ति आपका विशेषण हो गया, आजन्म विशेषण हो गया, प्रतिदिन आपका विशेषण हो गया है, आमरण भी आपका विशेषण हो गया है, बखूबी विशेषण, आजीवन, ये सभी आपके विशेषण शब्द हैं। तो इन सभी से आप समझ गए कि विशेषण कब होगा? क्रिया विशेषण, सॉरी। ठीक है, ये सभी आपके क्रिया विशेषण में आते हैं ना। तो ये आपके क्या है? क्रिया विशेषण है, और ये जो है आपके शब्द क्या है? ये नीचे के वाले ये आपके अव्ययी है। तो ये है आपका अव्ययी भाव समास। तो जिस शब्द का प्रथम पद अव्ययी हो और दूसरा पद इसका आपको यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके बाद हमने समास के कितने भेद पढ़े थे? 6 भेद। पहला था अव्ययी भाव समास,
और अव्ययी भाव समास के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जिसका पूर्व पद यानी कि प्रथम पद प्रधान हो और जिसका प्रथम पद अव्यय हो। इसके जो समस्त पद हैं वो क्रिया विशेषण होगा या शब्द की आवृत्ति होने पर वो भी अव्यय होगा। इतनी सी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली है। इसके बाद है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, वहां क्या था, प्रथम पद प्रधान था, तथा पूर्व पद गौण होता है। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आ जाता है। ठीक है ना, तो आपने कारक चिन्ह भी पढ़े हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कारक के आपने 8 भेद पढ़े थे। तो क्या कहा गया है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव में प्रथम पद यानी कि पूर्व पद प्रधान था, द्वितीय पद आपका गौण था। अब यहाँ क्या कहा है कि जो आपका पूर्व पद है वो गौण होता है विग्रह करने पर, यानी कि तोड़ने समय जो है, तोड़ते समय दोनों शब्दों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर। अब कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो इस प्रकार से संबोधन में हे, अरे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इन चिन्हों को छोड़कर कर्ता ने, तो कर्ता का चिन्ह और संबोधन में आ जाता है हे, अरे। इन चिन्हों को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, सिर्फ कर्ता और संबोधन को छोड़कर। ठीक है, प्राय उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। तो उत्तर पद जो होगा यानी कि बाद वाला जो पद होगा वो विशेष्य होता है और पूर्व पद आपका विशेषण होता है। ठीक है, अब इसके भी यहाँ पर अलग अलग भेद किए गए हैं। तत्पुरुष समास के भी भेद हुए हैं। पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। देखिए हमने क्या कहा था कि कर्ता चिन्ह को छोड़कर और संबोधन चिन्ह को छोड़कर तत्पुरुष समास में कुछ न कुछ विभक्ति कारक चिन्ह लग जाता है। तो इसके भी यहाँ पर भेद किए गए हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, यानी कि अगर जब इसका आप क्या करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो आपको ये जो को चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या होता है, पूर्व पद में कर्म कारक को विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी कि उसको लोप किया जाता है, लुप्त किया जाता है, उसको विलुप्त किया जाता है, वहां कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे कि वन गमन, वन गमन। अब इसको जब आप विग्रह करेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, वन को गमन, वन को गमन। अब को जो चिन्ह है आपने कारक के चिन्ह पढ़े हैं। कर्ता ने कर्म को, पहला है कर्ता, लेकिन कर्ता हमने कहा नहीं आता है, तो पहला जो इसका भेद है वही है कर्म, क्योंकि कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी सभी चिन्ह यहाँ पर आ जाते हैं। तो कर्ता ने चिन्ह नहीं आएगा, कर्ता ने कर्म को, तो को तो आता है। तो कर्म में क्या होता है, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप चिन्ह, ये जो चिन्ह है इसको हटा देते हैं, बाकी इन दोनों शब्दों को हम जोड़ देते हैं। तो इस को हटाएंगे तो वनगमन हो गया शब्द का अर्थ, है ना। तो वन को गमन, तो ये आपका कर्म तत्पुरुष हो गया है। जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्राम को गत, तो ये जो है को चिन्ह आया है, ग्राम को गत, तो को चिन्ह का लोप कर दिया है और शब्द बना आपके पास जो समस्त पद है वो क्या बना है, वो आपका ग्रामगत बन गया है। इसी प्रकार से स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, तो इन दोनों, इस समस्त पद का जब आपने विग्रह किया तो आपको क्या मिला, ग्रामगत, यानी कि सॉरी स्वर्गगत, यानी कि स्वर्ग को गया हुआ। तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया है, इस को का लोप कर दिया है, बाकी गत का मतलब गया हुआ है। ठीक है, तीसरा शब्द है यथा प्राप्त, यश प्राप्त, सॉरी यश प्राप्त। अब यश प्राप्त को, यश को प्राप्त, तो यश यानी कि ये देखिए ये यश हो गया और तो को का यहाँ से लोप कर दिया है। ऐसे ही मरणासन, तो मरण को पहुंचा हुआ, मरण को पहुंचा हुआ,
को का यहाँ पर हमने लोप कर दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। समझ में आई बात। तो हमने यहाँ पर समास के 6 भेद पढ़े। 6 भेद में से पहला भेद है अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। इसका जो समस्त पद है या तो वो क्रिया विशेषण होगा, या फिर शब्दों की आवृत्ति होने पर या तो क्रिया विशेषण होगा, या फिर शब्दों की आवृत्ति होने पर उसे भी हम अव्ययी कहते हैं। तो वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब तत्पुरुष समास देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है तत्पुरुष समास, क्योंकि इसके भी यहाँ पर भेद किए हुए। हमने क्या कहा कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है, यानी कि जो बाद का शब्द होगा वो प्रधान होगा। ठीक है, बाद का शब्द प्रधान होगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप विग्रह करेंगे समस्त पद का, तो दोनों पदों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का, इसके लिए आपको कारक चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए। छोटी क्लासेस में आपने क्लास 8 तक बहुत ज्यादा पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस प्रकार के चिन्ह आप पढ़ चुके हो और शायद आप रट भी चुके होंगे। तो यदि आपको कारक चिन्ह पता है तभी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष के भेद यहाँ पर बताए गए हैं इसके भी। ठीक है ना, अन्य किसी भी कारक में। अब यहाँ पर एक चीज और है कि प्राय उत्तर पद विशेष्य होता है और पूर्व पद विशेषण होता है। ठीक है ना, अब इसके भी भेद किए गए हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य कोई भी विभक्ति चिन्ह आ जाता है। तो कर्ता को तो छोड़ देंगे, उसके बाद आपका कर्म आ जाएगा। इसका पहला भेद भी आपका कर्म तत्पुरुष ही होता है, जहां आपका पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे कि आपके पास विभक्ति का लोप कर दिया है हमने, वन गमन, तो यहाँ जो आपका द्वितीय पद है, सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए वन गमन, तो ये जो द्वितीय पद है, उत्तर पद है, ये यहाँ पर प्रधान है। सबसे पहली बात ये आपका क्या है, प्रधान है। दूसरी बात, कर्म तत्पुरुष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है, जो पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाएगा। तो आपने करना क्या है, वन गमन, वन को, क्योंकि कर्म है तो कर्म का चिन्ह को होता है, को गमन, इसीलिए इसका ये अर्थ आ गया है। तो ये तो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका कर्म तत्पुरुष। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपके पास कौन कौन से कारक, कारक के कौन कौन से भेद हैं। कर्ता तो है नहीं, कर्म, इसके बाद आपके पास आएगा करण कारक, इसके बाद आएगा आपके पास करण कारक। दूसरा भेद होगा इसका करण कारक, सॉरी तत्पुरुष पढ़ रहे ना, तो यहाँ पर तत्पुरुष आएगा, करण तत्पुरुष। पहला था कर्म तत्पुरुष, जिसमें हमने क्या कहा, इसके प्रथम पद में हमने इसमें क्या पढ़ा कि जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो। ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति, इसमें भी इसके बाद जब हम इसको लिखेंगे, जहां पूर्व पद में, जहां पूर्व पद में करण कारक की जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम करण तत्पुरुष कहेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देखिए। मन माना, अब यहाँ पर आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, चिन्ह आपको पता है, और चिन्ह किसका लोप हुआ है, आपके करण तत्पुरुष का, करण कारक का चिन्ह का लोप हुआ है। तो मन से, मन माना का मतलब क्या हो जाएगा, मन से माना। तो यहाँ पर किसका लोप हुआ था, यहाँ पर करण कारक के चिन्ह का लोप हुआ, या लिख सकते हैं मन से माना हुआ। ठीक है। दूसरा उदाहरण है रोग पीड़ित। ठीक है। तो रोग पीड़ित, इसका जब आप विग्रह करेंगे रोग पीड़ित, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रोग से पीड़ित, क्योंकि यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं कि करण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। तो रोग पूर्व पद के, रोग से पीड़ित, क्या कहा, प्रथम पद के करण कारक का पूर्व पद या प्रथम पद में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो उसे करण कारक कहते हैं। तो रोग के साथ कौन सा चिन्ह लगा है, से, और से क्या है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है। तो ये हो गया। आगे कुछ और उदाहरण लिखेंगे। तीसरा है आपका रेखांकित। रेखांकित, ठीक है। तो देखिए यहाँ से रेखा, और ये जो है आपका यहाँ पर रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, तो ये हो गया आपका रेखांकित। ठीक है। तो यहाँ पर भी से चिन्ह आया। तो यहाँ हमने जैसे कि परिभाषा में ही लिखा था कि जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो उसे हम करण तत्पुरुष कहा जाता है, या करण तत्पुरुष उसे कहते हैं। इसी प्रकार से और आपके एक दो उदाहरण हो सकते हैं जिनको आप लिख लेंगे ऐसे ही। भयाकुल, भय से आकुल, चौथा, बाकी आप इसको लिख लेंगे। भयाकुल, इसको आप विभक्त कर लेंगे, विग्रह इसका कर लेंगे, गणयुक्त, है ना, ये चिन्ह आप के जो विग्रह हैं उनको आप कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका करण तत्पुरुष हो गया है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है, समास क्या होता है, समास के कितने भेद हैं, इसके बाद पहला समास और दूसरा समास हमने पढ़ा, अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसके बाद तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, और उन भेदों में हमने दो भेद पढ़ लिए, पहला है कर्म तत्पुरुष और दूसरा करण तत्पुरुष। कर्ता चिन्ह और संबोधन का चिन्ह का यहाँ पर लोप रहता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके तत्पुरुष के भेद हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।